हेलो क्लास, मैं पूजा विद्या क्रिएटर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूँ। क्लास, आज हम लोग का समुदाय पे ये तीसरा लेक्चर है और हमने इसके पहले समुदाय के बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले ली है कि समुदाय क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है। और निष्कर्षतः हम लोग इस पे पहुँचे थे कि हमारे पास कुल मिला के 4 प्रकार के समुदाय होते हैं, जिसमें से ग्रामीण समुदाय के बारे में हमने आप लोग को कल में डिटेल में बता दिया है और उसकी विशेषता भी बता दी है, क्योंकि विशेषता से ही और समाज से अंतर के आधार पे क्वेश्चन बनता है, तो वो मैंने आप लोग को बता दिया। इसके अलावा 3 और बचते हैं, जो जैसे कि एक कस्बा है और फिर नगर है और फिर क्षेत्र है। तो इन तीनों को भी हम लोग क्रमशः जानेंगे। तो आज हम लोग कस्बा के बारे में जानेंगे कि कस्बा क्या है। देखिए, कस्बा से क्वेश्चन जो है बहुत ही कम पूछे जाते हैं, तो कस्बा को हम लोग बहुत डिटेल नहीं जानेंगे। कस्बा को हम मुश्किल से 5-10 मिनट में आप लोग को बता दे रही हूँ कि कस्बा क्या है और उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि कितनी जनसंख्या पाई जाती है, लोग किस व्यवसाय में ज़्यादा लगे हुए हैं, इस तरीके की 2-4 विशेषता है। वहाँ से क्वेश्चन बनता है तो वो मैं लेके आई हूँ, वो मैं आप लोग को बता दूंगी। बाकी कस्बा से कोई प्रश्न विशेष बनता नहीं है। और एक बात और कि कस्बा की कोई जो है एक निश्चित परिभाषा भी क्लियरली नहीं है। ऐसा खैर नगर के साथ भी है, लेकिन कस्बा चूँकि एक बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है, तो इसलिए भी शायद यहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं। नगर चूँकि एक खुल के सामने आ गया है और उसकी विशेषताएं, उसका प्रभाव, ये सब हम लोग को दिखाई देता है, तो इसलिए शायद वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं या फिर समाजशास्त्र में एक अच्छा मतलब टॉपिक बन के उभरा है। तो अभी हम लोग जो है कस्बा पे चर्चा कर लेते हैं कि कस्बा है क्या। तो देखिए, जैसे कि मैं आप लोग को बताई कि कस्बा को लेके कोई एक परिभाषा नहीं है और ना ही कोई एक मत है। इसके पीछे कारण ये है कि इसको ज़्यादातर हम जनसंख्या से जोड़ के देखते हैं। तो किस देश की कितनी जनसंख्या है, क्या जनसंख्या घनत्व है, वहाँ का क्षेत्रफल कैसा है, उसी के आधार पे वो जनसंख्या और क्षेत्रफल डिसाइड करते हैं। तो सबकी जो परिभाषा और जो सबका क्राइटेरिया है वो फिर वैरी करता है एक देश से दूसरे देश में। तो उसी आधार पे एक निष्कर्ष मतलब सर्वमान्य निष्कर्ष नहीं निकल के आता है, लेकिन फिर भी जो भी निष्कर्ष निकल के आता है और जिस पे भी हम लोग एक विशेषता के रूप में देख सकते हैं, तो उस पे हम लोग नज़र डालते हैं कि कस्बा होता क्या है। क्योंकि कस्बा जो है आप सबने सुना है और बहुत लोग कस्बे में रहते भी होंगे, तो कस्बा कोई अननोन चीज़ नहीं है आप लोग के लिए। जो मैं ऐसा बताऊंगी जो आप लोग को पता नहीं है, ये वही है जो आप लोग जी रहे हैं। तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, देखिए, आकार के आधार पे नगरीय बस्तियों आकार के आधार पे नगरीय बस्तियों को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, किसके आधार पे? आकार के आधार पे। उनमें से एक कस्बा भी है। ठीक है, नगरीय बस्तियों को कई भागों में बांटा गया, ये बता रहा है। मतलब कि कस्बा नगर का ही एक पार्ट होता है। नगर से अलग इसका कोई अलग से पहचान या अलग से अस्तित्व नहीं है, बल्कि उसी के अंदर होता है। ठीक, सामान्यतः कस्बा उस बस्ती को कहा जाता है जिसकी जनसंख्या 500 से 10,000 तक हो। कितनी हो? 500 से 10,000 तक। यानी कि वो बस्ती जिसकी जनसंख्या 500 से 10,000 तक हो और वो किसी नगर के अंदर हो, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? कस्बा कह सकते हैं। अब नगर के अंदर का मतलब ये नहीं कि वो एकदम मेनली शहर में ही हो या फिर वो जो है
गांव के अंदर हो, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए गांव के अंदर तो हो नहीं सकता है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि हम बात करें अगर भोपाल शहर की, तो भोपाल के बीचों बीच में कभी कस्बा नहीं होगा। भोपाल के बीचों बीच में जो है एक मतलब पॉश एरिया होगा वो, और विकसित जगह होगा। बीचों बीच का मतलब एकदम से आप उसको एज ए क्षेत्रफल मत ले लीजिएगा, लेकिन ये जैसे कि एक बड़ा शहर लेते हैं हम, तो बड़े शहर के एक ये वाला एरिया हम ऐसा ले लें जहाँ पे अभी विकास पहुँच रहा है। मान लीजिए ये मेन एरिया है जहाँ पे काफ़ी विकास हो चुका है, हर प्रकार की संस्थाएं, विश्वविद्यालय, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी सुविधाएं हैं। लेकिन यहाँ पे अभी धीरे धीरे ये सुविधाएं पहुँच रही हैं। अभी धीरे धीरे लोग जो है गांव से इधर की तरफ आके बस रहे हैं, जिसमें नगर के कुछ लक्षण दिखाई भी देने लगे हैं। ठीक है, तो हम उसे कस्बा कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि देखिए अभी तो कुछ लोग बोले हैं कि 500 से 10,000 तक, और कुछ विद्वान बोलते हैं कि 40,000 तक की जनसंख्या वाली बस्ती को, तो कुछ लोग कहते हैं 50,000 तक की जनसंख्या वाली बस्ती को कस्बा कहेंगे। ठीक है, कोई कह रहा है 500 से 10,000 तक, कोई कह रहा है 40,000 तक, कोई कह रहा है 50,000 तक की जनसंख्या को हम बस्ती कहेंगे। इससे अधिक जनसंख्या होने पर उसे हम नगर यानी कि सिटी कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, ये टाउन है। ठीक है, ये टाउन है और ये सिटी हो जाता है। यानी कि जब जनसंख्या 50,000 प्लस होगी तो वहाँ से वो टाउन कहलाने लगेगा। ठीक, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि बहुत ही माइनर डिफरेंस है। जनसंख्या बढ़ी और कुछ अन्य विशेषताएं जैसे ही इंक्रीज हुई तो वही क्षेत्र फिर क्या कहलाने लगेगा, नगर कहलाने लगेगा, सिटी कहलाने लगेगा, शहर कहलाने लगेगा। ठीक, जैसे ये देखिए गंगा यमुना दोआब में ऐसे बहुत से कस्बे हैं जिनकी जनसंख्या 30,000 से 35,000 30,000 से 35,000 से अधिक है, 30,000 या 35,000 से अधिक है। तो ये बस्तियाँ कहाँ हैं, तो गंगा के दोआब में। गंगा मतलब गंगा का जो उपजाऊ, गंगा के आसपास का जो उपजाऊ क्षेत्र है उसके आसपास जो बस्तियाँ हैं, पहले वो गांव थी, फिर धीरे धीरे उसमें विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, सुविधाएं बढ़ती गई, फिर जनसंख्या भी आसपास के आके वहीं पे रहने लगी। तो इस तरीके से वो एक कस्बे का रूप ले लिया। वर्तमान में वो सब कस्बे के रूप में हैं। कस्बे की अवधारणा भिन्न भिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, सभ्यताओं, देशों एवं समय के साथ साथ बदलती रही है। समझ में आ रही है बात कि ये जो है इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। जिस देश की जैसी जनसंख्या है उस हिसाब से वहाँ पे इसकी एक परिभाषा बना दी गई है, और समय के साथ साथ भी ये चेंज होता है। जैसे कि कहीं पे जनसंख्या कम है, मान लीजिए इंडिया का एग्जांपल लेते हैं कि पहले जनसंख्या कम थी, तो पहले क्या है, अगर 2000 लोग भी किसी जगह पे रह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी जनसंख्या मानी जाती थी। ठीक, मानी जाएगी, और फिर हम उसको कस्बा कह सकते हैं। ये अब की बात नहीं कर रही हूँ, अब तो हम लोग पास बहुत पॉपुलेशन है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये पहले की बात है कि जनसंख्या कम होने पे इतने पे भी हम उसको कस्बा कह सकते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, अब जो है 35,000 30,000 की बात हो रही है। ठीक है, कि इतनी जनसंख्या है तो हम उसको कस्बा कहेंगे, यानी कि समय के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं रिच्थोपेन की परिभाषा को। रिच्थोपेन क्या कहते हैं, तो रिच्थोपेन जो है कस्बे को परिभाषित करते हुए लिखे हैं कि कस्बा एक संगठित समूह है जिसमें सामान्यतया प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं
कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित है। इन्होंने क्या बताया? तो ये बता रहे हैं कि हम ऐसे संगठित समूह को, यानी कि ऐसे किसी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोगों के समूह को हम कस्बा कहेंगे जहाँ पे लोग का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कृषि ना होके इसके अलावा वाणिज्य और व्यापार हो। ठीक है, यानी कि कृषि पे डिपेंडेंसी कम हो और वाणिज्य और व्यापार पे ज़्यादा हो, तब हम उसको कस्बा कहेंगे। समझ में आ रही है बात? वो जो है या तो कोई व्यापार कर रहे हो या फिर किसी उद्योग में लगे हों, तभी हम उसको कस्बा कहेंगे। किसने कहा है? अरिस्टोफेन ने कहा है। अब रेटजिल क्या कह रहे हैं? रेटजिल महोदय जो है कस्बे की 3 विशेषता बताए हैं कि कौन सा वो आधार है जिस आधार पे हम किसी भी क्षेत्र को कस्बा कह सकते हैं। तो ये पहली विशेषता बताते हैं कि कस्बे में व्यापार एवं उद्योगों की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? व्यापार एवं उद्योगों की। किसकी नहीं होती? कृषि की नहीं होती है। लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। व्यापार का मतलब बहुत बड़े स्तर पे व्यापार करने को ही व्यापार नहीं करते हैं, व्यापार छोटे स्तर पे भी होता है। और जैसे कि अगर कोई एक जगह से आलू खरीद रहा है, ठीक है, थोक भाव में, और वो बहुत सारे दुकानों पे उसको सप्लाई कर रहा है, तो हम इसको भी व्यापार कहेंगे। ठीक है, ये भी व्यापार में आता है। या फिर वो किसी उद्योग में काम कर रहा हो, या फिर वो किसी उद्योग का मालिक हो, वो खुद एस्टेब्लिश कर रहा। उद्योग भी ऐसा नहीं है कि सारे उद्योग आप करोड़ों में ही लगाएंगे, 20 लाख 25 लाख में भी छोटे मोटे उद्योगों की स्थापना हो जाती है। तो इस तरीके की जो है वहाँ पे चीज़ें पाई जाती हों कि लोग जो है या तो व्यापार कर रहे हों या फिर उद्योग में लगे हों, तो हम उसे कस्बा कहेंगे। फिर दूसरा कि मकानों का केंद्रीकरण, यानी कि बहुत सारे मकान होते हैं वहाँ पे। मकान तो इतने सघन कस्बे में पाए जाते हैं कि इसी कस्बे की सघनता के कारण ही धीरे धीरे अन्य जो आसपास का लैंड होता है, वहाँ का जो खाली लैंड होता है, उस पे शहर बसने लगते हैं। और वो जो शहर बसते हैं वो काफ़ी व्यवस्थित बसते हैं। वहाँ पे मतलब गलियाँ संकरी ना होके सही होती हैं, हॉस्पिटल की भी जगह होती है, पार्क की भी जगह होती है, तो मतलब इस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन कस्बे में गलियाँ बहुत ही पतली पतली संकरी होती हैं, घर बहुत सटे सटे रहते हैं, वहाँ पे रोशनी की बहुत ही मतलब रोशनी बहुत ही कम पहुँच पाता है, धूप बहुत कम पहुँच पाता है, हवा तो कहीं मतलब है ही नहीं। ऐसे घर होते हैं। वहाँ पे जो औरतें होती हैं बिल्कुल मतलब लगता है शरीर में ब्लड ही नहीं है, पीले पीले रंग की दिखाई देती हैं। तो ये कस्बे में ज़्यादातर ऐसा दिखाई दे देता है, ये विशेषता है इसकी। और जो है निवासियों की एक न्यूनतम जनसंख्या जैसे कि 2000 से अधिक होती है, यानी कि जनसंख्या 2000 से अधिक हो, घर बहुत सारे हों, सटे सटे हों, केंद्रीकरण हो एक तरीके से घर का। ऐसा नहीं कि एक यहाँ एक वहाँ हो और फिर भी हम बोले कि ये कस्बा है, नहीं, ये विशेषता नहीं है कस्बे की। और वो लोग जो है व्यापार या उद्योग से ही अपने अर्थोपार्जन का कार्य करते हों, किसी कृषि कार्य पे डिपेंड ना हो। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हम बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये तो सिर्फ एक पिक्चर था कि इस तरीके की स्थितियाँ हों, विशेषताएं हों, तो हम उसको कस्बा कह सकते हैं। लेकिन अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन जो बनता है कि नगर किसे कहेंगे या नगर में वो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो वहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये 4 चीज़ें हैं, इन्हीं 4 को आपको याद करना है। अगर ये 4 चीज़ें आपने ध्यान से देख लिया तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, आपका कस्बा वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि टाउन शब्द यूज करके या कस्बा शब्द यूज करके पूछे तभी आप ये लगाएंगे। अगर सिटी या नगर शब्द का भी प्रयोग कर रहा है तब भी आप यही विशेषता बताएंगे। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो पहला है
वे सभी स्थान नगर कहे जाएंगे जिनमें नगर पालिका, जैसे कि या तो वहाँ नगर पालिका हो या नगर निगम हो या छावनी हो या नोटिफाइड नगर हो वो इस या इसके समकक्ष कोई इकाई हो। ठीक है, एक ये याद करना है आपको कि वहाँ पे नगर पालिका, नगर निगम, छावनी और नोटिफाइड एरिया, ये 4 शब्द आपको याद करने हैं। वैसे ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन फिर भी आप नगर पालिका, नगर निगम, छावनी, नोटिफाइड एरिया ये याद कर लीजिए यहाँ से। और न्यूनतम जनसंख्या जहाँ की 5000 हो, जनसंख्या कितनी हो? न्यूनतम 5000 हो। और पुरुषों की जो जनसंख्या हो जो कि काम करने वाले हों, मतलब कि वो अर्थोपार्जन करने वाले हों, सोर्स ऑफ इनकम हो का कार्य जो कर रहे हों, ठीक है, जो पुरुष कमा रहे हों, ठीक, तो वो जो पुरुष हैं उसमें से कम 75% भाग गैर कृषि कार्यों में लगा हुआ हो, तभी हम उसको नगर या टाउन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या याद करना है कि जनसंख्या 5000 हो, जो पुरुष काम कर रहे हैं वो 75% भाग जो है कृषि कार्य में ना लगा हो, बल्कि कृषि के अलावा दूसरे कार्य में लगे हों। और चौथी विशेषता है कि जनघनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो, या फिर 1 वर्ग मील में 1000 हो। ठीक, अगर वर्ग मील आएगा तो कितना रहे? वर्ग मील आएगा तो 1000, और वर्ग किलोमीटर आएगा, प्रति किलोमीटर आएगा तो फिर हम 400 बताएंगे, और वर्ग मील शब्द आएगा तो हम 1000 बताएंगे। तो बस आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद करनी है। देखिए, इसमें समझने वाली तो कोई चीज़ है नहीं कि वो मैं आप लोग को डिस्क्राइब करूँ कि ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि जो है जनघनत्व तो किसे कहते हैं, या फिर कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं। कार्यशील जनसंख्या का मतलब कि जो लोग नौकरी पेशा हों, जो कि कहीं ना कहीं पे कार्य कर रहे हों, घर पे पैसा ला रहे हैं। तो वो घर पे पैसा कैसे ला रहे हैं? तो घर पे पैसा कृषि के द्वारा नहीं ला रहे हैं। ठीक है, 75% पुरुष कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कृषि से संबंधित नहीं है। ठीक, और जनघनत्व तो भाई 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसी को हम जनघनत्व कहते हैं, तो वो 400 हो। वर्ग प्रति मील में जितने रहते हैं उसे कहते हैं, तो वो 1000 हो। न्यूनतम जनसंख्या कितनी हो? 5000 हो। वहाँ पे क्या होगा तो उसे हम नगर कहेंगे, तो नगर पालिका है, या फिर नगर निगम है, या फिर छावनी है, या फिर नोटिफाइड एरिया है। ठीक, बस कस्बा से इतना ही है। चूँकि कस्बा से प्रश्न बहुत बनते नहीं हैं, तो हम कस्बा को बहुत डिटेल में लेके आए भी नहीं हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं नगर की। ठीक है, कि नगर किसे कहते हैं। तो देखिए, नगर किसे कहते हैं इस पे कोई सर्वमान्य मत नहीं है। ठीक है, अगर मैं आप ही लोगों से पूछूं कि बताइए शहर किसे कहते हैं, तो क्या आप लोग कोई एक ऐसी परिभाषा दे सकते हैं कि जिसमें पूरी डिटेल सब आ जाए और हम सब मान जाएं कि हाँ सही है, ये परिभाषा एकदम ओके है, यही शहर की परिभाषा है? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे, 2-4 विशेषताएं बताएंगे कि वहाँ पे आवागमन की सुविधा हो, और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हों, उद्योग धंधे वहाँ पे लगे हुए हों, और लोग वेल एजुकेटेड हों। ऐसे ही कुछ तो परिभाषा बताएंगे ना आप। हम ये बता रहे हैं, आप 2-4 और चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये परिभाषा कंप्लीट नहीं हो सकती है, क्योंकि एक ये बृहद अवधारणा बन गया है अब। तो चूँकि कोई भी एक निश्चित परिभाषा या फिर एक निश्चित मापदंड नहीं बना सकता है, और ना अभी तक कोई एक निश्चित परिभाषा मापदंड बन के बाहर आया है, तो इसीलिए बर्गल कहते हैं कि जो है नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिक नहीं, ये नहीं, अभी हम आप लोग को इसके बाद पहले वाला पढ़ाते हैं, फिर इसको समझाते हैं। ये बहुत आगे कहा गया।
सिटी। तो इसीलिए बरगल कहते हैं कि नगर ऐसी संस्था, ये फिर जहाँ परिचितता नाना, रुक जाइए 1 मिनट, माफ़ करिएगा आप लोग को हम परेशान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने अच्छे से लगाया नहीं है तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। हाँ, ये है बरगल जो है, इसमें बताते हैं कि बरगल, देखिए अभी मैं बताई ना कि कोई इसकी सर्वमान्य चूंकि परिभाषा नहीं है, तो इसीलिए बरगल कहते हैं कि सभी जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि शहर या नगर क्या है। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि शहर या नगर क्या है, किंतु किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है, क्योंकि इसका कोई एक निश्चित परिभाषा बन के सामने नहीं आ पाता है कि ये कहा जाए कि बस यही जो है शहर की परिभाषा है या नगर की परिभाषा है। तो जो है ये बरगल बताते हैं। तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं कि किसने परिभाषा दी है कि नगर के बारे में सब जानते हैं लेकिन संतोषजनक परिभाषा किसी ने भी नहीं दी है। तो मैं तो इसे ऐसे याद करती हूँ कि बरगल जो है बरगला दिए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है अपने परिभाषा में, कह दिए कि सब जानता है और किसी ने कोई परिभाषा नहीं दिखाया है, तो यानी बरगला दिए हैं। तो इस तरीके से मैंने बरगल को याद किया है, तो आप लोग भी ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक, अब हम चलते हैं थियोडर सोनन के बारे में कि ये क्या कहते हैं। तो ये बताते हैं नगर के बारे में कि नगर स्पष्ट अर्थों में एक भौगोलिक ढांचा है। क्या है? भौगोलिक ढांचा है। भौगोलिक ढांचा का मतलब क्या होता है कि वो किसी एक निश्चित भौगोलिक एरिया में रहता हो, उसका एक निश्चित भौगोलिक एरिया और भौगोलिक ढांचा हो। ठीक, और एक आर्थिक संगठन यानी कि उसकी एक अर्थव्यवस्था भी हो, एवं संस्थात्मक प्रक्रिया यानी कि वो संस्थागत रूप से चलता भी हो, मतलब अनौपचारिक व्यवस्था नहीं होती है बल्कि वहाँ की कार्य प्रणालियाँ निश्चित होती हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं का मंच और सामूहिक एकता का एक सौंदर्यात्मक प्रतीक है। ठीक, ये जो है परिभाषा देते हैं। अब इस परिभाषा को हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पता नहीं परिभाषा यहाँ से बने ना बने, लेकिन अगर आप शब्दों को समझ लें तो कम से कम एक पिक्चर तो क्लियर हो ही जाएगी कि शहर है क्या। क्योंकि आगे चल के मैं विशेषता भी बताऊंगी, तो जब मैं विशेषता बताऊंगी तो मुझे वहाँ पे बहुत कुछ बताना नहीं रहेगा अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझते हुए चल देंगे। तो देखिए, शहर जो है, जैसे कि हमने ग्रामीण समुदाय पढ़ा, तो ग्रामीण समुदाय में हम यही बता रहे थे कि जो नियंत्रण होता है ज़्यादातर अनौपचारिक होता है। या तो हम धर्म से डर के एक अच्छे इंसान बने रहते हैं, या फिर हम आस पड़ोस वालों से डर के कि मतलब जो भी हमारे वहाँ पे अगल बगल के लोग होते हैं तो बाई नेम बाई फेस हमें वहाँ जानने वाले लोग होते हैं, या तो वो हमें टोक देंगे या फिर उनकी नज़रों में हमारी इमेज खराब होगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी वहाँ पे व्यवस्था बहुत गड़बड़ाती नहीं है। लेकिन शहर में क्या होता है कि आप बाई नेम बाई फेस बहुत कम लोगों को जानते हैं, तो यहाँ पे जो नियंत्रण होता है वो औपचारिक होता है, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। तो जो प्रक्रिया होती है यहाँ पे वो संस्थात्मक होती है, मतलब हर चीज़ एक कार्य प्रणाली के अंतर्गत ही होता है।
ऐसा नहीं कि व्यवहार के कारण आपका कोई काम हो गया, नहीं, आपको एक निश्चित कार्य प्रणाली से गुजरना ही पड़ता है, तभी आपका कोई काम हो पाता है। और इसी तरीके से नियंत्रण भी इस पे रखा जाता है। सामाजिक प्रक्रियाओं का एक मंच। सामाजिक प्रक्रियाओं का एक मंच का मतलब, देखिए सामाजिक प्रक्रिया में बहुत कुछ आता है, सहयोग भी आता है, संघर्ष भी आता है, प्रतियोगिता भी आता है, प्रतिद्वंदिता भी आता है, ये सब आता है। तो इन सब क्रियाओं का ये एक मंच होता है, क्योंकि बहुत विविधता पाई जाती है शहरों में। शहर में हर जगह विविधता है, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, वैचारिक रूप से भी। तो पूरी एक जो है मंच मिलता है यहाँ पे उन सारी प्रक्रियाओं के लिए, ठीक है। सामाजिक प्रक्रियाओं का मंच यानी कि विविधता से भरा हुआ है। सामूहिक एकता का सौंदर्यात्मक प्रतीक है। ये बहुत अच्छा शब्द है कि सौंदर्यात्मक प्रतीक है। ऐसा क्यों कहा गया है सामूहिक एकता का? क्योंकि नगर जो है ना वो सहिष्णु होता है, मतलब सहिष्णु होता है, वो एक्सेप्ट करना जानता है लोगों को। वो आपके जाति से, आपके प्रजाति से, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके क्षेत्र के आधार पे वो आपसे व्यवहार नहीं करता है, बल्कि वो व्यवहार आपके टैलेंट के अनुसार करता है। तो वो सबको एक्सेप्ट करता है। तो अगर किसी का मन इतना उदार हो कि वो सबको स्वीकार करे, तो ये उसकी खूबसूरती ही तो है, ये सौंदर्य ही तो है। और नगर के पास ये विशेषता होती है कि वो सबको एक्सेप्ट करता है। वो किसी को इस बेस पे नहीं नकारता है कि तुम इस कास्ट के हो, या फिर इस जो है क्षेत्र से आए हो, या फिर इस प्रजाति के हो, या फिर इस धर्म से बिलोंग करते हो। तो इसीलिए यहाँ पे सामूहिक एकता का एक बहुत ही सुंदर पिक्चर उभर के सामने आता है। ये किसका कहना है? थियोडोरसन का है, ठीक। ये बोलते हैं कि नगर जो है स्पष्ट अर्थों में एक भौगोलिक ढांचा है, यानी कि उसका एक भौगोलिक एरिया है। वहाँ पे आर्थिक संगठन है, यानी कि उसका एक निश्चित अर्थव्यवस्था है। वहाँ पे संस्थात्मक प्रक्रिया है, यानी कि संस्थाओं के द्वारा वो चल रहा है। और गांव कैसे चलता है? रूढ़ियों से, प्रथाओं से, धर्म से, ठीक है, रीति रिवाज से। ये कैसे चल रहा है? संस्थाओं से। सामाजिक प्रक्रियाओं का एक मंच है, सामूहिक एकता दिखाई देती है। तो ये सारी विशेषताएं पाई जाती है नगर में। किसके अकॉर्डिंग? थियोडोरसन के अकॉर्डिंग। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? थियोडोरसन की ही एक और परिभाषा पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये बताते हैं कि नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें उच्च जनघनत्व, यानी कि जनघनत्व बहुत ज़्यादा होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं। गैर कृषि व्यवसाय, यानी कि कृषि के अतिरिक्त दूसरे कार्यों में लोग लगे रहते हैं। गैर कृषि कार्यों की प्रमुखता, यानी कि प्रमुख क्या होता है? तो गैर कृषि कार्य, कृषि प्रमुख नहीं होता, बल्कि अन्य उद्योग, व्यापार, वाणिज्य ही प्रमुख होते हैं, ठीक। जटिल श्रम विभाजन, तो वहाँ पे जटिल श्रम विभाजन होता है। अभी मैं आप लोग को आगे श्रम विभाजन बताऊंगी तो वहाँ और अच्छे से बता दूंगी। यहाँ पे बस ये समझ लीजिए आप लोग कि यहाँ पे श्रम विभाजित होता है। कौन सा कार्य करेगा ये निश्चित होता है। किसी को भी कोई भी कार्य नहीं सौंप दिया जाता है, बल्कि वो पूर्व विभाजित होता है कि किसको कौन सा कार्य करना है, ठीक। और फिर क्या है? विभाजन से उत्पन्न उच्च मात्रा में विशेषीकरण। अब ये बताइए, जब कार्य पहले से विभाजित है कि कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, तो वो उस कार्य में विशेषज्ञ तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि वो बार बार उसी कार्य को करेगा। आप लोग घर में ही अपने ले लीजिए कि कुछ लोगों को जो है सौंप दिया जाता है कि तुम सफाई करोगे। अब वो रोज, लड़का हो चाहे लड़की जो भी हो, वो रोज सफाई का कार्य कर रहा है। तो वो जब सफाई करता है तो फिर उसकी धीरे धीरे सफाई करने में उसको विशेषज्ञता हासिल हो जाएगी ना, वो बहुत फास्ट करेगा और अच्छे से करेगा। लेकिन जिसका काम जो है बाजार से सामान लेके आना है, अगर उसको किसी दिन कह दिया जाए कि आज से तुम सफाई करोगे, तो क्या वो उतनी फास्ट, उतनी अच्छे से कर पाएगा?
नहीं कर पाएगा। तो बस यही है विशेषीकरण। अभी हम लोग जो है इसको इस तरीके से झाड़ू पोछा से नहीं, हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन आप लोग ये जानिए कि श्रम विभाजन और विशेषीकरण क्या है। ठीक। और स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है। औपचारिक सरकार मतलब कि जैसे कि नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गया, पार्षद हो गए, ये सारी जो है मतलब स्थानीय सरकार में आती हैं। जैसे कि राज्य स्थानीय सरकार नहीं है, लेकिन एक स्थान विशेष के लिए जो एक व्यवस्था बनाई गई है कि यहाँ की व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य, प्रशासन का कार्य इस पद पे बैठा हुआ इंसान करेगा, तो हम उसको स्थानीय सरकार कहते हैं। ठीक है। तो शहर की बात करें तो नगर निगम आ जाता है, और उससे छोटे कस्बे की बात करें तो वहाँ पे नगर पालिका आ जाएगा। और नगर पालिका या नगर निगम कहीं पे भी, चूँकि एक एक बड़ा एरिया हो जाता है, तो ये फिर हर मोहल्ले में एक वार्ड भी होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं। तो वो पार्षद लोग मोहल्ले मोहल्ले का ध्यान रखते हैं, वहाँ की सारी सुविधाओं का और जो भी परेशानियाँ हैं उसको सॉल्व करने के काम करते हैं। तो यानी कि स्थानीय औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है। ठीक। नगरीय समुदायों की विशेषता जनसंख्या की विभिन्नता, यानी कि जनसंख्या में विभिन्नता पाई जाती है। तो ये बात तो पहले से पता है आप लोग को कि वहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग, जाति के लोग, प्रजाति के लोग, सब लोग आते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग संस्कृतियों से, तो विभिन्नता तो पाई ही जाएगी। अवैयक्तिक एवं दैत्यिक संबंधों का प्रचलन, हम चूँकि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है और सब अलग अलग क्षेत्रों से आए रहते हैं, तो वहाँ पे वैयक्तिक संबंध बहुत ही कम होता है। ठीक है। संबंध वैयक्तिक का मतलब कि पर्सनल लोग एक दूसरे को कम जानते हैं, बाय नेम बाय फेस कम जानते हैं, बल्कि उसको उसके पोस्ट के थ्रू या फिर वो जिस भी मतलब जिस पोजीशन में वो आज है, वो भले किसी पोस्ट पे ना हो, वो स्टूडेंट है तो एज ए स्टूडेंट जाना जाएगा, अगर वो एम्प्लॉय है तो एज ए एम्प्लॉय जाना जाएगा, अगर वो लेबर है तो एज ए लेबर जाना जाएगा, अगर वो अधिकारी है तो एज ए अधिकारी जाना जाएगा। लेकिन उसको बाय नेम बाय फेस वाला परिचय उसका नहीं रहेगा, बल्कि ये इस पोजीशन पे है उसका, उसी आधार पे उसका परिचय होता है। और जब इस प्रकार के परिचय होते हैं तो उस संबंध को हम दैत्यिक संबंध कहते हैं। जहाँ पे संबंध प्राथमिक यानी कि आमने सामने का संबंध नहीं होता है, तो उस संबंध को हम दैत्यिक संबंध कहते हैं। जब मैं आप लोग को परिवार पढ़ाऊंगी तो फिर मैं वैयक्तिक संबंध, अवैयक्तिक संबंध, प्राकृतिक संबंध, द्वितीयक संबंध, इन सब के बारे में डिटेल से बताऊंगी। ठीक। अब हम बात करते हैं आगे क्या लिखते हैं ये, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर निर्भरता आदि है। तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण होता ही है, यहाँ पे अनौपचारिक नियंत्रण नहीं होता है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। कोई व्यक्ति विशेष कोई नियंत्रण नहीं करता है, बल्कि संस्थाएं नियंत्रण करती हैं, नियम कानून नियंत्रण करते हैं, कार्यप्रणालियाँ नियंत्रण करते हैं। ठीक है। तो ये होगा थियोडोरसन का। अब हम देखते हैं कि अगला क्या है हमारे पास। तो हमने ये देख लिया बर्गल। हाँ, अब हम बर्गल की भी देख लेते हैं कि बर्गल क्या कहते हैं। ठीक। तो बर्गल ने तो एक बार सिर्फ बरगला दिया, कुछ नहीं बताया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या उन्होंने कुछ बताया है, क्योंकि थियोडोरसन तो अच्छा खासा पिक्चर क्लियर कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे सामाजिक विभिन्नता भी पाई जाती है, लोग गैर कृषि कार्य में भी लगे रहते हैं, यहाँ पे सामूहिक एकता भी होती है, यहाँ पे द्वितीयक संबंध भी होते हैं, यहाँ पे अवैयक्तिक परिचय होता है। ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं, विशेषीकरण भी बता रहे हैं, श्रम विभाजन भी बता रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या बर्गल भी बताते हैं, इनसे हम लोग इनकी परिभाषा से क्या निकाल सकते हैं। ठीक। तो नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हों। ये भी
लगभग वैसी ही बात करते हैं जो अभी तक हम आप लोग को बताते आ रहे हैं या फिर जिस भी परिभाषा से हम लोगों ने समझा है कि एक ऐसा स्थान जहाँ की जो जनसंख्या है, तो उसकी जो कार्यशील जनसंख्या है यानी कि जो कमाऊ जनसंख्या है वो ज़्यादातर कृषि के अलावा अन्य उद्योगों में व्यस्त हों। ठीक, कुछ विद्वान ऐसे क्षेत्र को नगर कहते हैं जहां अपरिचितता यानी कि लोग एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं, ऐसा क्षेत्र जहां पे लोग अपरिचित हैं एक दूसरे के लिए, अपरिचितता अधिक हो, अर्थात जहां लोग एक दूसरे से परिचित कम हों। ठीक, तो हम ऐसे क्षेत्र को भी शहर का नाम या सिटी का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि अवैयक्तिक संबंध होता है, लोग एक दूसरे को जानते नहीं है बाय नेम बाय फेस, मतलब पहचानते नहीं है। वो तो इसलिए कि ये इस संस्था में कार्य करते हैं तो ये यहाँ के लेबर हैं, जैसे कि ये परिचय है उसका, लेकिन वो मोहन है कि वो सोहन है कि वो गीता है कि वो रीता है, ये इस तरीके का नहीं है, और ना तो उसका वैसे संबोधन है। और गांव में क्या होता है कि अगर आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, ग्रामीण समुदाय से तुलना करें तो वहाँ पे आपको बाय नेम बाय फेस जानते हैं लोग। अगर आप उसी गांव के किसी घर के हैं तब तो ये भी पता है कि आप किसके घर से काम करने आए हैं। अगर आप उस गांव के नहीं हैं, बगल के गांव से काम करने आए, तो भी लोगों को पता है कि आप बगल के गांव के उस मोहल्ले से इनके घर से आए हैं। अगर उनके घर का नाम नहीं पता है तो इनके घर के बगल वाले घर से आए हैं। तो वहाँ पे जो भी फेमस व्यक्ति हो, वहाँ पे जो है परिचय डायरेक्ट वाला होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, एक दूसरे से कम परिचित होते हैं। ठीक, अब लुईस वर्थ की बात कर लेते हैं। तो लुईस वर्थ का एक स्टेटमेंट है, इन्होंने नगर को नगरवाद बोला है, मतलब जीवन जीने की शैली बोले। ये कह रहे हैं ये एक विचार है, ये एक जीवन शैली है। नगर सिर्फ एक नगर नहीं है बल्कि ये एक जीवन शैली है। लेकिन इस परिभाषा को देखते हैं क्या है। वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, नगरवाद बात किसने की है, नगर को एक जीवन शैली किसने कहा है, तो लुईस वर्थ। अब हम इनकी परिभाषा देखते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए अस्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। क्या निकल के आ रहा है इनकी परिभाषा से कि वहाँ पे सामाजिक भिन्नता पाई जाती हो, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग वहाँ रह रहे हों, चाहे वो आर्थिक भिन्नता हो, चाहे सामाजिक भिन्नता हो, चाहे वैचारिक भिन्नता हो, चाहे सांस्कृतिक भिन्नता हो, लेकिन वहाँ पे समाज में भिन्नता रहेगी। ठीक, ये भिन्नता हमें ग्रामीण समुदाय में नहीं दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ रह रहे हैं अपने घर में और आप इंडिया के हैं और बगल वाले घर में कोई अमेरिका से आके या सऊदी अरब से आके रह रहा है, ऐसा नहीं होता। वहीं के लोग वहीं रहते हैं, पीढ़ियों से रहते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि सामाजिक भिन्नता हो और घने बसे हुए क्षेत्र हों। जो क्षेत्र हो काफ़ी घना और बसा हुआ है, ये भी शहर की विशेषता है, और अस्थायी रूप से वहाँ निवास करते हों। ऐसा तो है नहीं कि वो अपना घर हर 2-3 महीने बेच के कहीं और चले जाते हैं, अस्थायी रूप से ही रहते हैं, तभी तो बस्तियाँ इतनी घनी हो जाती हैं। ठीक, तो ये लुईस वर्थ की परिभाषा है। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि नगर है क्या। तो नगर एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा मतलब क्षेत्रफल वाला एक एरिया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सामाजिक भिन्नता पाई जाती हो, जहाँ पे लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हों, जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा हो, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो, जहाँ संबंध द्वितीयक हो, जहाँ संबंध अवैयक्तिक हो, जहाँ पे लोग एक दूसरे को बाय नेम बाय फेस ना जानते हो, तो हम ऐसे क्षेत्र को, हाँ, उद्योगों की स्थापना हो वहाँ पे,
और संस्कृतियों में विभिन्नता हो, गैर कृषि के अलावा भी बहुत सारे रोजगार के विकल्प हों, मतलब कृषि के अलावा अन्य भी बहुत सारे रोजगार के विकल्प हों, तो फिर हम उस एरिया को शहर या नगर कह सकते हैं। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब हम लोग इसकी विशेषता देखेंगे। जब हम इसकी विशेषता एक एक करके देख लेंगे तो फिर नगर का पूरा पिक्चर आप लोग के लिए क्लियर हो जाएगा, आप लोग समझ जाएंगे कि आखिर नगर है क्या। तो अब हम लोग चलते हैं इसकी विशेषता पे, एक एक करके उसको समझते हैं और फिर जो है आप लोग को कहीं पे कोई डाउट रह नहीं जाएगा। तो हम बात करते हैं विशेषता की। नगरीय समुदाय की विशेषताएं। ठीक, नगरीय समुदाय की विशेषताएं। तो जब हम इतने सारे जो है राइटर्स को देख लिए, सबकी परिभाषा देख लिए, और हम एक जो है फाइनल निष्कर्ष पे नहीं पहुँचे, एक ओवरऑल एक पिक्चर बन पा रहा है कि हम ऐसा हो तो हम उसको शहर या नगर कह सकते हैं। लेकिन कुछ राइटर्स हैं जो कि नगर पे अध्ययन ज़्यादा किए हैं, ठीक है। तो उसमें से एक आते हैं पार्क, एक आते हैं बर्गस, एक आते हैं नेल्स एंडरसन, फिर एक आते हैं जिमरमैन। ये हैं जिमरमैन, ठीक है। तो जिमरमैन हैं, फिर सोरोकिन। ये ऐसे विद्वान हैं जो कि नगर पे अच्छा खासा अध्ययन करे हैं। तो इन विद्वानों के जो है पूरी एक परिभाषा और इनके निष्कर्ष के आधार पे हम विशेषताओं, मतलब उस निष्कर्ष के आधार पे एक विशेषताओं का क्रम बना सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें शहर में पाई जाती हैं। तो उन्हीं के आधार पे इन्हीं नगरीय समुदाय और जीवन की विशेषताओं को हम इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। इन्होंने जैसा उल्लेख किया है उस आधार पे हम निम्न विशेषताओं को कह सकते हैं कि ये नगरीय समुदाय की विशेषता है। ठीक, पहला है जनसंख्या की बहुलता। पहला क्या है? जनसंख्या की बहुलता। हाँ जी, कलर बहुत अजीब लगा दिया है। जनसंख्या की बहुलता, तो जनसंख्या की बहुलता तो भाई होती है, ये तो मैं आप लोग को बता ही रही हूँ कि वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, जनघनत्व भी ज़्यादा होता है। क्योंकि वहाँ पे चूँकि कार्य करने के बहुत सारे विकल्प होते हैं, अर्न करने के बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो लोग गांव से भी वहाँ जाते हैं। पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था होती है तो लोग फिर उस शहर की तरफ मूव करते हैं। या फिर हम जब घूमने भी जाते हैं तो तब भी हम जाके कहीं रुकते हैं, ठहरते हैं, तो वो भी शहर ही होता है। तो इस तरीके से स्वास्थ्य के लिए जैसे कि इलाज भी कराने जा रहे हैं तो फिर शहर में ही जा रहे हैं। तो जनसंख्या की बहुलता होती है, मतलब जनसंख्या बहुतायत में पाया जाता है। वहाँ पे जनसंख्या मतलब भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है जब आप किसी शहर में जाते हैं तो। जबकि गांव में जाओ तो ऐसा नहीं होता, मतलब जिस दिन मार्केट लगती है गांव में उसी दिन भीड़ दिखाई देता है कि नहीं गांव में इतने सारे लोग रहते हैं। बाकी दिन में बहुत ही स्पेसियस दिखता है सब कुछ। ठीक, तो नगरों में जनसंख्या की बहुलता होती है। और जनसंख्या की विभिन्नता, देखिए यहाँ पे तो जनसंख्या की विभिन्नता तो होगी ही ना, इसके पीछे तो बहुत सारे कारण हैं। जब आप किसी शहर की बात करते हैं तो वहाँ से उस शहर में अगल बगल के गांव के लोग भी आते हैं। ठीक, कुछ जो है दूसरे शहर के लोग पढ़ाई करने आते हैं, कुछ दूसरे शहर या देश के लोग इलाज कराने आते हैं, विदेशी, देसी, वहाँ के उसी राज्य के ये सब लोग पर्यटन के लिए भी आते हैं। वहाँ पे चूँकि संस्कृति का अच्छा विकास है, कला का अच्छा विकास है,
तो लोग वहाँ सीखने भी इन सब चीज़ों को पहुँचते हैं। और जैसे किसी को अब पोस्टिंग मिल गई कि वो किसी और पोस्ट में रह रहा था और जो है उसका ट्रांसफ़र इधर हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचते रहते हैं। तो जनसंख्या में जो है ना विभिन्नता होती है, बहुत मतलब अलग अलग के लोग, जैसे कि इस एरिया के लोग आ रहे हैं, अलग संस्कृति लेके आएंगे, अलग भाषा लेके आएंगे और उनका पहनावा ओढ़ावा सब अलग रहेगा। अगर ये जो है सऊदी अरबिया से आ रहे हैं और ये यहाँ पे आके व्यापार कर रहे हैं, ये अपनी अलग बोली, अलग भाषा, अलग धर्म, अलग व्यवस्था सब लेके आएंगे। जो लोग विदेश से आए हैं यहाँ घूमने, तो फिर वो भी सब अलग अलग चीज़ें लेके आएंगे, उनका पहनावा ओढ़ावा, बातचीत, खान पान सब अलग रहेगा। अगर कोई जो है वहाँ पे चिकित्सा के लिए आ रहा है तो फिर वो भी अब कहाँ से आ रहा है, तो अपनी विशेषताओं के साथ ही तो आएगा, अपनी विशेषताएं छोड़ के तो आएगा नहीं, ना वो अपनी भाषा छोड़ के आएगा, ना अपना पहनावा ओढ़ावा छोड़ के आएगा, ना अपना खान पान छोड़ के आएगा, ना तो अपनी पर्सनालिटी छोड़ के आएगा। तो ये सब कुछ मिलके क्या होता है, एक बहुत ही विविधता भरा माहौल वहाँ पे होता है, क्योंकि लोग किसी एक जगह से नहीं होते हैं। ग्रामीण में विविधता क्यों नहीं पाई जाती है, तो वहाँ इसलिए नहीं पाई जाती है कि लोग वहीं पैदा हुए हैं, वहीं बढ़े हैं और जितने भी घर हैं कई पीढ़ियों से वहीं रह रहे हैं। तो विविधता आए कहाँ से? विविधता तो तब आएगी ना कि जब उसी गांव में कोई आके अमेरिका से रह रहा है, कोई आके सऊदी अरबिया से रह रहा है, कोई चेन्नई से आके उत्तर प्रदेश के गांव में रह रहा है, तो कोई इंडोनेशिया से भी आया हुआ है, कोई अमेरिका से आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तब तो विविधता आएगा। तो वहाँ तो बगल वाले गांव के लोग भी ज़मीन खरीद के बगल के गांव में घर नहीं बनाते हैं, जो जहाँ है वहीं पे अगर संकरा एरिया हो गया तो अपने किसी खेत में बना लेते हैं। तो वहाँ भी विविधता आए कहाँ से? ठीक, लेकिन यहाँ पे विविधता होती है, विभिन्नता होती है। ठीक, और व्यवसायों की बहुलता एवं विभिन्नता, तो व्यवसायों की बहुलता एवं विभिन्नता ही मेन कारण है कि यहाँ पे जनसंख्या में भिन्नता पाई जाती है। अगर यहाँ पे व्यवसाय में बहुत ज़्यादा वैरायटी ना हो तो कोई दूसरी जगह से यहाँ आए क्यों? यहाँ पे व्यवसाय में बहुत वैरायटी होती है ना, यहाँ पे माचिस भी बन रहा है, यहाँ पे सिगरेट भी बन रहा है, यहाँ पे शराब भी बन रहा है, यहाँ पे ऊन भी बन रहा है, यहाँ पे मशीन साइकिल भी बन रहा है, तो यहाँ कैंचियाँ भी बन रही हैं, यहाँ ताले भी बन रहे हैं, यहाँ कालीन भी बन रहा है। तो क्या होते हैं कि जब आपके पास इतने सारे व्यवसाय होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, तो तभी तो लोग खिंच के आते हैं गांव से। गांव से कोई क्यों आता है? ज़्यादातर जो है ना पुल फैक्टर होता है। देखिए, किसी भी प्रवास के पीछे दो फैक्टर होते हैं, एक होता है पुल फैक्टर, एक होता है पुश फैक्टर। तो जो पुल फैक्टर होता है उसको हम कहते हैं आकर्षण करना, मतलब कि इसके पास एक शहर है, इसके पास जॉब की इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि ये बगल वाला गांव, ये बगल वाले जो भी गांव हैं, इनके यहाँ उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब की। ठीक, और इसके पास जो है पता चल रहा है कि मतलब बहुत सारे कारखाने हैं, साइकिल भी वहाँ बन रहा है, वहाँ मोटरसाइकिल भी बन रहा है, वहाँ चश्मे भी बन रहे हैं, वहाँ पेन भी बन रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे पानी का भी काम हो रहा है, बॉटल भी बन रहा है, तो ये लोग इससे आकर्षित होके जा रहे हैं ना। ये क्या कारण है? आकर्षण है कि हम जाएंगे तो वहाँ जॉब मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारे उद्योग लगे हुए हैं, इतनी सारी जो है व्यवस्थाएं हैं जॉब के लिए। तो ये होता है आकर्षण का केंद्र, इसको कहते हैं पुल फैक्टर। ठीक है, वो अपनी तरफ उसको खींच रहा है कि आओ हमारे यहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी है। एक होता है पुश फैक्टर, ये है गांव। ठीक, और इस गांव में जो खेत है अब वो उतना उपजाऊ नहीं रह गया है, जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खेत का तो एरिया बढ़ने से रहा, खेत तो बढ़ेगा नहीं। तो अब पहले जो है इस खेत में 5 लोग काम करते थे, अब क्या है कि इस परिवार में जनसंख्या बढ़ के 15 हो गई है, अब इसमें 10 लोग काम कर रहे हैं इसी खेत में, लेकिन उपज तो उतनी ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि 3 लोग करेंगे तो कम पैदा होगा, 15 लोग करेंगे तो ज़्यादा पैदा हो जाएगा।
जमीन जितनी उपजाऊ है उसी हिसाब से तो अनाज होगा। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये 10 कहिए तो बेरोजगार ही हैं, क्योंकि ये काम करे तब भी ना करे तब भी अनाज उतना ही पैदा होगा। तो ये ऐसा एक घर में नहीं है, ऐसा लगभग सभी घर में है। तो जो लड़के हैं वो अच्छी पढ़ाई करे नहीं हैं, जॉब उन्हें कहीं मिल नहीं रही है, तो अब वो जब बेकार हैं तो वो क्या करेंगे? वो यही सोचेंगे कि क्यों ना हम बाहर कहीं निकले। ठीक है, इस बेरोजगारी के दंश से तो अच्छा है कि हम कहीं 5-10 हज़ार ही कमाएं, लेकिन हम बाहर जाएं। तो ये क्या हुआ? ये है पुश फैक्टर, मतलब ये धक्का देने वाला माहौल कि जाओ यहाँ से, है ही नहीं कुछ, अब यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। तो ये माहौल जो है ना बाहर की तरफ भेजने की कोशिश करता है, तो इसको हम कहते हैं पुश फैक्टर। तो अब मैं आप लोग क्या बता रहे थे? हाँ, व्यवसायों की बहुलता एवं विभिन्नता। तो बहुलता एवं विभिन्नता का कारण ही है कि यहाँ पे जनसंख्या में इतनी विभिन्नता दिखाई देती है, क्योंकि लोग जो है ना हर तरह से या तो खिंच के आते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी क्या कहते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी है, या फिर वो मजबूर होके आते हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो हमें बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अवसर की तलाश में लोग आते हैं। तो अवसर पहले से पता है और फिर हम आ रहे हैं, तो ये है पुल फैक्टर। ठीक है, और हमारे यहाँ माहौल ऐसा है कि अर्थोपार्जन के साधन ही नहीं बचे हैं और फिर हम मजबूर होके आ रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम जाके क्या करेंगे, लेकिन हमें निकले ताकि हम कुछ कर पाएँ, तो इसे हम पुश फैक्टर कहते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे विभिन्नता ज़्यादा होती है, क्योंकि व्यवसायों की इतनी बहुलता होती है कि लोग अपने आप ही आ जाते हैं। और बहुलता विभिन्नता, बहुलता का मतलब बहुत सारे, विभिन्नता का मतलब कई प्रकार के व्यवसाय उद्योग लगे होते हैं। ठीक, बहुलता विभिन्नता एक नहीं है, अलग अलग है। बहुलता का मतलब बहुत सारा, विभिन्नता का मतलब अलग अलग। ठीक, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। तो देखिए अब मैं यहाँ पे श्रम विभाजन विशेषीकरण बता दे रही हूँ, जो मैंने वहाँ पे आप लोग को नहीं बताया। देखिए श्रम विभाजन विशेषीकरण क्या है। तो शहर में होता ये है कि हर व्यक्ति को जो है एक काम सौंपा जाता है और वो उसी से रिलेटेड काम सीखता भी है। जैसे कि अभी मैं आप लोग को बताई कि ये जो लड़के हैं गांव से आ रहे हैं, ठीक, क्योंकि उनके यहाँ रोजगार नहीं है, तो ये आ रहे हैं, तो ये कोई एक काम करेंगे ना। जैसे कि मान लीजिए कोई हीरा की कटाई का कार्य शुरू कर दिया, हीरा की फैक्ट्री में गया और वो हीरा की कटाई कर रहा है। ठीक, कोई जो है इलेक्ट्रीशियन वाला काम सीख रहा है, बिजली बनाने वाला, कि वो किसी बिजली के काम से रिलेटेड चीज़ों को सीख रहा है। कोई यहाँ पे आके मजदूरी कर रहा है। ठीक, कोई यहाँ आके घड़ी बनाने वाली जो मतलब घड़ी बनाने वाली जो उद्योग है, तो वो उसमें काम कर रहा है। कोई यहाँ पे आके प्लम्बर का काम कर रहा है, मतलब कि जो टोटी वोटी टूट जाती है तो उसको सही करने का काम, तो कोई प्लम्बर का काम कर रहा है। तो इस तरीके के सबके काम बटे हुए हैं, सब वो काम कर रहे हैं। ये बताइए कि जब ये काम इतने साल, कई सालों से ये कर रहा है, 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 तो जब एक ही काम ये लोग कई सालों से कर रहे हैं, तो इनको अपने कामों में विशेषज्ञता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि कोई भी काम बार बार करने से आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। आप उस काम को बहुत ही अच्छे से और बाकी लोगों से बेहतर और फास्ट भी करते हैं, तो उसी को हम विशेषज्ञता कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्यों में ना विभाजन होता है कि कौन सा कार्य कौन कर रहा है, और चूँकि वो उसे बार बार करता है तो इसीलिए उसमें विशेषीकरण आ जाता है। ठीक, तो ये है श्रम विभाजन और विशेषीकरण। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ बिजली खराब हो गई, ठीक, लाइट नहीं आ रही है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या दिक्कत हुई है। फिर आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और वो आया, 5 मिनट में ही देखा कैसे क्या है और तुरंत बिजली ठीक किया और
आपको बताया कि 500 रुपये लेंगे, आपको लग रहा है कि सिर्फ 5 मिनट काम किया है और 500 रुपये मांग रहा है, ठीक, आपको उसे देना बहुत ही मतलब खलेगा और आप सोचेंगे कि अगली बार हम इसे नहीं बुलाएंगे। उसके बाद से क्या होगा कि फिर जो है एक आ रहा है, दोबारा आपके यहाँ बिजली ख़राब हुई, एक इंसान आया और वो 1-1.5 घंटे तक जूझता रहा, सब जोड़ता रहा, तार इधर से उधर जोड़ रहा है, निकाल रहा है, इस स्विच को बदल रहा है, उस स्विच को बदल रहा है। वो 1-1.5 घंटे तक काम किया, उसे कुछ समझ में नहीं आया कि दिक्कत कहाँ है। और फिर जो है मतलब काम कर भी लिया तो एक तरफ की लाइट आ रही है तो दूसरी तरफ की नहीं आ रही है, तो पंखे में करंट आ रहा है तो बाकी जगहों पे नहीं आ रहा है। तो और वो जाते समय बोलेगा कि हमें 150 रुपये चाहिए, तो आप उसको 150 रुपये दे तो देंगे क्योंकि वो इतनी देर तक आपके यहाँ काम कर रहा था, लेकिन क्या आप दोबारा उसको बुलाएंगे? जब खराब होगा तो नहीं बुलाएंगे, हम उस 500 रुपये वाले को बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विशेषीकरण है, वो विशेषज्ञ हो गया है, वो आता है 5 मिनट में परेशानी को समझ भी जाता है और सॉल्व भी कर देता है। तो इसीलिए चूँकि विशेषज्ञों की ही मतलब विशेषज्ञों की ही मांग है, डिमांड है, और तो इसीलिए यहाँ पे जो है विशेषीकरण की मान्यता होती है कि जो मतलब जितना विशेषज्ञ बन जाए अपने फील्ड में वो उतने ही मतलब डिमांडिंग बना रहता है, लोग उसको अपने यहाँ उसके बुलाते हैं अपने किसी भी कार्य के लिए। तो यहाँ पे श्रम विभाजन होता है और श्रम विभाजन के कारण ही यहाँ पे विशेषीकरण भी होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं दैत्यिक संबंधों की। दैत्यिक संबंधों की प्रधानता। तो ये दैत्यिक संबंध होते क्या हैं? तो वो संबंध जो प्राथमिक नहीं होते हैं वो दैत्यिक होंगे। तो प्राथमिक संबंध क्या होते हैं? तो प्राथमिक संबंध वो संबंध कहे जाते हैं जो कि आमने सामने के होते हैं, ठीक है। मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताया था। तो प्राथमिक संबंध वो होते हैं जो कि आमने सामने का संबंध होता है, हम लोग एक दूसरे को बाय नेम बाय फेस पहचानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं पहचानते हैं। तो मैं आप लोग को यही बता रही थी कि यहाँ पे संबंध जो है वो द्वितीयक होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी संस्था में काम कर रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पे क्या है कि आपको ये पता है कि आप यहाँ पे कार्य करते हैं और आप इस पोस्ट पे हैं। अगर लेबर हैं तो ठीक, क्लर्क हैं तो ठीक, अगर वहाँ के मैनेजर हैं तो ठीक। आपकी पहचान क्या है कि ये मैनेजर हैं, ये क्लर्क हैं और ये लेबर हैं, ये यहाँ पे जो है फाइल को इधर से उधर पहुँचाते हैं, ये रिसेप्शनिस्ट हैं। इस तरीके का जो है पहचान है, ठीक। और जैसे ही आप अपना काम कर लेते, शाम को 6 बज गया, ऑफिस टाइम क्लोज जैसे ही हुआ, ऑफिस क्लोज हुआ, हम तुरंत अपने अपने घर की तरफ लौट आए। और संबंध हमारा इतना ही है कि हम जो है गए वहाँ पे, मतलब एक हाय हेलो वाला रिलेशन है, और फिर अपना अपना काम किए और फिर लौट आए। मशीनों की तरीके से जो वहाँ पे संबंध होते हैं। ऐसा नहीं कि सबका सबके साथ वैसा ही रहेगा, कुछ लोगों से क्लोज हो जाते हैं लोग, लेकिन प्रायः वहाँ संबंध दैत्यिक ही होते हैं। आप लोग अपने दिल पे ना ले लीजिएगा कि अरे हम लोग शहर में रहते हैं फिर भी हम लोग अच्छे से रहते हैं, ऐसे कैसे बता रही हैं आप। लेकिन किसी भी चीज़ जो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है उसी को हम विशेषता कहते हैं। कोई चीज़ अगर कम मात्रा में पाई जा रही है तो हम उसको विशेषता नहीं कहते हैं। जैसे कि आप रह रहे हैं शहर में, ठीक, आप किसी फ्लैट में अगर हैं तो क्या आपको पता है कि आपके ऊपर वाले फ्लैट में कौन लोग रहते हैं, किस घर से आए हैं, क्या मतलब परिवार का बैकग्राउंड है, कौन कहाँ काम करता है, या फिर अपने घर के 2 मकान बाद का इंसान मतलब क्या करता है, कैसे रहता है, कुछ भी नहीं। उसको बीमार है वो कि ऐसी कोई दिक्कत है उसके साथ, कुछ पता रहता है? नहीं पता, ना वो बताएगा और ना आप जानने में इंटरेस्ट है। लेकिन गांव में ऐसा होता है क्या? गांव में तो आप इस मोहल्ले के नहीं उस मोहल्ले के भी हैं, तब भी लोग आपको पहचान रहे हैं। आपके यहाँ कोई परेशानी है, अगर आपके 2 घर बाद किसी के यहाँ तबीयत खराब है तो देखें पूरा मोहल्ला ही मिलने जा रहा है।
शहर में तो पता ही नहीं चलता है कि कोई बीमार भी पड़ा है। वो जब मतलब या तो एम्बुलेंस आए तो लोग जानेंगे कि अरे मोहल्ले में एम्बुलेंस क्यों आ रहा है, लग रहा है किसी की तबीयत खराब है, तो पता चलेगा कि उनके यहाँ सीरियस केस है। तो इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम द्वितीयक संबंध कहते हैं। आपके पड़ोसी से साथ अच्छे संबंध है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन ये प्रायः नहीं पाया जाता है। तो जिसकी प्रधानता होती है उसी को हम विशेषता में रखते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कृत्रिमता कि शहर में जो है कृत्रिमता पाई जाती है। कृत्रिमता का मतलब होता है बनावटीपन, दिखावा। ज़्यादातर लोग जो है ऐसे एकदम सीरियस बने रहेंगे और एकदम सूटेड बूटेड रहेंगे, लगेगा कि उन्हें इस दुनिया में और किसी से कोई मतलब ही नहीं है। वो अपनी इमेज को बनाना सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं। ठीक है, वो कहीं भी जाएंगे लिमिटेड बात करेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छी गाड़ी में घूमेंगे, वो भले जो है उन्हें लोन पे लेना पड़ जाए, वो भले ही क्रेडिट कार्ड में माइनस में चल रहे हों, लेकिन दिखावा बंद नहीं होगा। तो इसे ही हम कहते हैं कृत्रिमता। चाहे ये कृत्रिमता आप भौतिक रूप में दिखाएं या सांस्कृतिक रूप में दिखाएं, लेकिन कृत्रिमता की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं गतिशीलता। तो गतिशीलता यहाँ होती है, उसमें तो नो डाउट। देखिए, कल मैं जब आप लोग को ग्रामीण समुदाय के बारे में बता रही थी तो मैंने आप लोग को ये बताया था कि वो लोग परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब वो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वहाँ पे गतिशीलता भी नहीं पाई जाती है। लेकिन शहर में परिवर्तन को बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे वो नया आविष्कार हो, चाहे कोई नई संस्कृति सामने आई हो, या फिर कोई नया जो है विचार सामने आया हो, लोग उसको मतलब बहुत जल्दी खुले मन से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब वो एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे तो परिवर्तन दिखाई देगा ना। जब हम आप किसी नए चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपकी लाइफ में परिवर्तन तो दिखाई देता ही है। बहुत छोटा सा उदाहरण लेके चलते हैं कि आप अभी घर पे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक, और आप जो है कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लिए या फिर कहीं पे कोई वर्क करने लगे। तो आपने ये परिवर्तन अगर स्वेच्छा से नहीं किया है, तब भी घर वालों के दबाव के कारण भी अगर आप वो परिवर्तन एक्सेप्ट किए हैं तो आपकी पूरे दिनचर्या में परिवर्तन आ जाएगा। आपका उठने का समय चेंज हो जाएगा, आपके खाने पीने का समय चेंज हो जाएगा। आप घर में ऐसे ही पड़े रहते थे, अब ढंग का कपड़ा भी पहन के बाहर निकलेंगे। तो ये बहुत सारे परिवर्तन सिर्फ एक चेंज आने से हो रहा है। तो जब आपके लाइफ में एक गति दिखाई देने लगी तो यहाँ पे तो हम हर परिवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ तो गतिशीलता होगी ही, और यहाँ गतिशीलता एक ही प्रकार की नहीं होती है कि नहीं सिर्फ भौतिक गतिशीलता पाई जा रही है या सिर्फ सांस्कृतिक गतिशीलता पाई जाती है। यहाँ दोनों ही गतिशीलता है। मतलब जैसे कि लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट भी होते रहते हैं, पोस्टिंग की वजह से, व्यापार की वजह से, पढ़ाई की वजह से, कारण जो भी हो, तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी होते रहते हैं, भौतिक गतिशीलता। और जब ये किसी भी संस्कृति को अपना लेते हैं, किसी भी विचार को अपना लेते हैं, किसी भी आविष्कार को अपना लेते हैं, ये हो गया अभौतिक गतिशीलता। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों प्रकार की गतिशीलता पाई जाती है। ओके, अब हम देखते हैं विभिन्नता। तो भाई विभिन्नता तो यहाँ पाई जाती है, अब उसमें तो कोई दो राय है नहीं। यही तो मैं आप लोग को तब से बता रही हूँ कि यहाँ जो है हर प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। चाहे हम बात कर लें वर्ग के रूप में, ठीक,
यहाँ पे कई सारे वर्ग पाए जाते हैं। आर्थिक विषमता की पहले बात करते हैं। तो आर्थिक विषमता जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके पास अपना घर नहीं है, दोनों टाइम के खाने की व्यवस्था नहीं है, वो काम करते हैं तो उन्हें खाने को मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास 4-4 मकान 5-5 मकान हैं, उनके पास कई सारी गाड़ियां हैं, वो खाना भी बाहर जाके खाते हैं तो 5 स्टार होटल में खाते हैं। कुछ लोग मध्यम वर्गीय परिवार के भी हैं कि इतना कमा लेते हैं कि खा लें, बच्चे पढ़ लें और समाज में एक ठीक ठाक व्यवस्था बनी रहे। और जो है कुछ लोग इतना कमाते हैं कि वो अपर में तो नहीं पहुँचे हैं लेकिन लोअर मिडिल क्लास से भी ऊपर उठ चुके हैं। तो ये विषमता कहाँ पाई जाती है? शहर में ही पाई जाती है। ये विषमता हमें गांव में नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हम यहाँ ये विषमता क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यहाँ पे श्रम विभाजन है। तो जब श्रम विभाजन है तो आपको जिस तरीके का काम करने को मिला है उसी हिसाब से तो आपकी आर्थिक स्थिति होगी। अगर आपको काम प्लम्बर का ही मिला है, आप टोटी ही बनाएंगे क्योंकि आपके पास उसी की विशेषज्ञता है, आप उसी के योग्य हैं, तो फिर आपकी कमाई भी तो उसी लेवल की रहेगी। लेकिन अगर जो है आप अच्छी पढ़ाई कर लिए हैं और आप डीएम बन गए या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप सीईओ बन गए, तो आप का जो सोर्स ऑफ इनकम होगा तो वो तो एक प्लम्बर की अपेक्षा बहुत ही हाई रहेगा। अगर आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपके पास पैसे के स्रोत और ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से जो है ना, यहाँ पे चूँकि श्रम विभाजन है, उसमें भी विशेषीकरण है, बहुत सारी वैरायटी है व्यवसायों में, तो इसीलिए यहाँ पे आर्थिक विषमता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, आर्थिक विषमता क्लियरली यहाँ पे दिखाई देती है। ये एक विषमता है। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक की। तो यहाँ पे भिन्न भिन्न जगहों से भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग आए हैं। विदेश से आया वो अपनी अलग संस्कृति लेके आया है। अगर विदेश में यूरोप से आया है अलग संस्कृति, अरब देश से आया अलग संस्कृति, ऑस्ट्रेलिया से आया है, एशिया के छोटे छोटे देशों से आया जो दक्षिण एशिया में है अलग संस्कृति, कोई जापान से बच्चा आया है यहाँ पे स्टडी कर रहा है उसकी अलग संस्कृति, रसिया से कुछ लोग आए हैं उनकी अलग संस्कृति, अगर शहर में ही गांव से लोग आ रहे हैं तो उनकी अलग। तो यहाँ पे संस्कृति में भी भिन्नता पाई जाती है। और जैसे अगर हम बोले सामाजिक विभिन्नता, तो सामाजिक विभिन्नता में जाति भी आ जाएगी, प्रजाति भी आ जाएगी, भाषा मतलब आ जाएगा, पहनावा ओढ़ावा आ जाएगा, रीति रिवाज आ जाएगा। तो ये सारी भी विभिन्नता होती हैं। तो यहाँ पे जनसंख्या में भिन्नता पाई ही जाती है। ठीक है, और ये विभिन्नता कई स्तरों पे दिखाई देती है। ठीक, समझ में आ रहा है? जैसे कि विभिन्नता यहाँ पे अगर देखें तो शैक्षणिक रूप से भी पाई जा रही है। शैक्षणिक रूप से भी कि कुछ लोग जो है बहुत ही पढ़े लिखे और शिक्षित हैं और कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, स्कूल का वो लोग मूवी देखने कभी नहीं गए। तो शिक्षा में भी बहुत सारी विषमताएं हैं, एकदम काफ़ी अंतर है। कुछ लोग हैं जो साक्षर हो गए हैं लेकिन सिर्फ साक्षर होने से भी काम नहीं चलने वाला है आज के युग में। तो यहाँ पे भी विषमता देखने को मिलती है। तो जहाँ भी विषमता है तो वो सब भिन्नता में ही आएगा। ठीक, व्यक्तिवादिता। देखिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि यहाँ संबंध द्वितीयक होते हैं। अब ये व्यक्तिवादिता क्या होता है? तो व्यक्तिवादिता को आप स्वार्थ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, कि व्यक्तिवादिता वो है जब व्यक्ति अपने बारे में सोचे, अपने को पहले रखे, तो उसे हम व्यक्तिवादिता कहेंगे। तो व्यक्तिवादिता क्यों पाया जाता है? तो व्यक्तिवादिता इसलिए है कि यहाँ लोग चूंकि एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, तो हम अपने बारे में ना सोचें, हम दूसरे के बारे में क्यों सोचें? जब हम अगले को जान नहीं रहे हैं, हमारी उससे कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, हम उसके प्रति कोई फीलिंग नहीं रखते हैं, तो फिर हम अपने बारे में ही तो सोचेंगे। ठीक, तो यहाँ पे व्यक्तिवादिता ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है क्योंकि लोग एक दूसरे से अपरिचित होते हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत जानते नहीं हैं, ना जानने की कोई बहुत इच्छा रखते हैं कि आप जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किस घर से आए हैं, कितने भाई बहन हैं। कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, सबको अपने अपने काम से मतलब होता है। हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है और अपने लिए काम करता है। सामाजिक समस्याएं,
देखिए यहाँ पे सामाजिक समस्याएं भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। सामाजिक समस्याओं में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अपराध है, बाल अपराध है, वेश्यावृत्ति है, चोरी है, गरीबी है, भूखमरी है। ये सब चीज़ें जो है ना सामाजिक समस्याओं में ही आती हैं, और ये समस्याएं ज़्यादातर हमें शहर में ही दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या की बहुलता है, बहुत ज़्यादा जनघनत्व है, सबको खाने को चीज़ें, पहनने को, सबको रहने की सुविधाएं पर्याप्त रूप में मिल नहीं पा रही हैं। तो कुछ लोग अपराध के क्षेत्र में चले जाते हैं, कुछ लोग मदपान करने लगते हैं, मतलब बहुत अधिक शराबी हो जाते हैं, कुछ लोग जो है चरस गांजा लेने लगते हैं, कुछ लोग जो है महिलाएं इसी गरीबी से परेशान होके और इससे मुक्त होने के लिए वेश्यावृत्ति की तरफ चली जाती हैं, और कुछ लोग मतलब गरीब, असहाय, अनाथ बच्चों का फ़ायदा उठा के उन्हें भीख मांगने के क्षेत्र में लगा देते हैं। तो इस तरीके की समस्याएं जो है शहरों में बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई में देती हैं। तो ये भी विशेषता है शहर की, क्योंकि कोई शहर ऐसा नहीं होगा जो इन समस्याओं से अछूता हो। हर शहर में ये समस्याएं हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये भी एक विशेषता है। ये विशेषता शहर की ही है, गांव की नहीं है। गांव में ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे लोग भूखमरी, चोरी, डकैती, मदपान, वेश्यावृत्ति, इन सब चीज़ों में बहुत सारी जो है अपराध की गतिविधियाँ दिखाई देती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर किसी ने शुरू भी किया तो तुरंत पकड़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम है, सब एक दूसरे को लोग को जानते हैं, तुरंत वहाँ पे रोक टोक हो जाएगा, तुरंत ही जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी और वहाँ पे समस्याएं बृहद स्तर पे प्रकट नहीं हो पाती हैं, ठीक है। मतलब एक सामाजिक समस्या बन के सामने नहीं आती हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा एवं संस्कृति के केंद्र। क्या आ गया? शिक्षा एवं संस्कृति का केंद्र। तो शहर जो है शिक्षा एवं संस्कृति के केंद्र होते हैं। शहरों में ही ज़्यादातर विश्वविद्यालय पाए जाते हैं, शहरों में ही ज़्यादातर बड़े बड़े चिकित्सालय पाए जाते हैं, शहरों में ही अच्छे अच्छे स्कूल पाए जाते हैं, शहरों में ही संगीत सिखाने का काम, क्राफ्ट का, ये सब कुछ जो है ज़्यादातर हमें शहर में ही दिखाई देता है, ठीक। ये केंद्र होते हैं एक तरीके से। लोग अगल बगल के गांव से, अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट से, आस पड़ोस के कम विकसित राज्यों से लोग जो है शहर की तरफ जाते हैं, ठीक। तो वो एक तो ये कारण ये है कि यहाँ पे शिक्षा का केंद्र है। दूसरा, हम संस्कृति, ये संस्कृति का भी केंद्र होता है। संस्कृति का केंद्र ऐसे होता है कि यहाँ पे चूँकि जनसंख्या में बहुलता होती है, तो जब जनसंख्या में बहुलता होगी तो फिर संस्कृतियाँ तो बहुत सारी पाई ही जाएंगी, एक तो ये। दूसरा ये कि जब भी कोई जो है नई संस्कृति पनपी है तो वो जरूर किसी न किसी शहर में ही पनपी है। जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता कोई ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता कोई ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, नगरीय सभ्यता थी। ऐसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मतलब ये जो है संस्कृति के केंद्र होते हैं। जो शहर होता है वो संस्कृति का केंद्र होता है। वहाँ पे संस्कृतियाँ फलती फूलती हैं, आगे आती हैं। उसके पीछे एक रीज़न और भी है, क्योंकि बहुत सारे संस्कृति के लोग होते हैं। तो जब बहुत सारी संस्कृतियाँ होंगी तो जब दो संस्कृतियों का मिलन होगा तो एक नई विशेषता तो उभर के सामने आएगी ना, एक नई संस्कृति आएगी सामने। तो जब वो नई संस्कृति शहर में बन रही है, जब नई नई संस्कृतियों का उदय शहर में हो रहा है, तो संस्कृति का केंद्र भी तो शहर ही कहे जाएंगे, ठीक। तो शिक्षा एवं संस्कृति के केंद्र। अब बात करते हैं सुरक्षा की। तो भाई शहरों में सुरक्षा की बहुत व्यवस्था की जाती है, चाहे हम पुलिस प्रशासन की बात करें, नगर निगम की बात कर लें, या फिर साइबर क्राइम से रिलेट कर लें,
या फिर अप्रत्यक्ष जो निगरानी रखी जाती है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो उसकी वजह से भी लोग सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पे सुरक्षा की बहुत सारी विविधता होती है और बहुत तरीके से यहाँ पे लोग सुरक्षित रहते हैं। गांव में तो अभी भी ऐसा है कि हर गांव में जाने का एक कोई रास्ता होता है और उस रास्ते के बीच में एक ऐसा एरिया होता है जो कि बहुत ही सुनसान होता है, अंधेरा वाला होता है, और उस रास्ते से कोई भी अकेले पार करने में, उसको गुजरने में उसको डर लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, जबकि शहरों में है। वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, जबकि शहरों में है। ऐसी जगहों पे यहाँ पुलिस को तैनात कर दिया जाता है, मतलब वहाँ पे कोई पुलिस नहीं होता है, जबकि शहरों में पुलिस तैनात कर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो है वो एक गांव के अंतर्गत आता है, यहाँ पे वो क्षेत्र किसी न किसी थाने के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे जो है कोई मतलब इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे भी नहीं रहती हैं चीज़ें कि बिल्कुल बीच में जनसंख्या ही गायब है, एकदम सन्नाटा फैला हुआ है, कोई लोग नहीं है और कुछ देर बाद जाके जनसंख्या दिखाई दे रही है। नहीं, शहर में तो लगातार जनसंख्या होती है, लगातार घर बने होते हैं, लगातार भीड़ भाड़ रहती है, हर जगह लाइट की व्यवस्था रहती है, चहल पहल का माहौल हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पे सुरक्षा की स्थिति ज़्यादा अच्छी होती है। स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की सुविधा, जितने भी बड़े बड़े स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जितनी भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और तो ये सब कुछ जो है ना ज़्यादातर शहरों में, ज़्यादातर क्या शहरों में ही पाए जाते हैं। अभी जो है हम लोग के यहाँ चिकित्सा व्यवस्था काफ़ी अच्छे है इंडिया में, और हमारे यहाँ विदेशी लोग भी आते हैं अपना इलाज करवाने, अपनी चिकित्सा करवाने, चिकित्सा के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ कम पैसे में ही वो सुविधाएं मिल जाती हैं, वो इलाज मिल जाता है, जो कि अन्य देशों में काफ़ी महंगा है। तो यहाँ पे जो है ये विशेषता कहाँ की है? शहर की है। ठीक है, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी होती हैं, मतलब सरकारी हॉस्पिटल भी होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक जगह जगह पे कुछ ही दूरी पे होते हैं। तो यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी होती हैं। मनोरंजन की सुविधाएं भी अच्छी होती हैं, चाहे आप कोई संगीत का केंद्र देख लीजिए, कला का केंद्र देख लीजिए, पार्क देख लीजिए, म्यूजियम देख लीजिए, बहुत सारे सिनेमा हॉल देख लीजिए। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि मनोरंजन की सुविधा भी अच्छी होती है। मानव सभ्यता के पोषक, यही बात आ गई जो हमने अभी आप लोग को ऊपर बताया है कि मानव सभ्यता के पोषक होते हैं, यानी कि जिस तरीके से संस्कृतियों के पोषक होते हैं, यहाँ पे नई नई संस्कृतियाँ उत्पन्न होती हैं, वैसे ही सभ्यता के भी पोषक होते हैं। मतलब यहाँ पे सभ्यता का भी पोषण होता है। उसका कारण भी विविधता ही है कि यहाँ पे नए नए सभ्यता का जन्म होता है और सभ्यता यहाँ पे फलता फूलता है। जैसे कि मैं वही शहर की बात करूँ, उन तीनों सभ्यताओं की, कि नगरी मेसोपोटामिया है, मिस्र है और अपना सिंधु घाटी सभ्यता है। तो ये सब क्या है? सब सभ्यताओं के पोषक ही थे, अब वर्तमान में भी है। क्यों ऐसा है? वो इसलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ पे लोग सहिष्णु हैं, मतलब टॉलरेंस करने की क्षमता है, या फिर एक्सेप्ट करने की, टॉलरेंस नहीं आप कहिए, एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की क्षमता है। तो जब आप किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आप उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, परिवर्तन ना करने का मतलब ये नहीं कि निगेटिव चीज़ को भी अपना लेना, कि जो चीज़ जैसा है अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उसको सुरक्षित रखते हैं, तो हमारे पास सुरक्षित बना भी तो रहेगा। पोषक किसको कहते हैं? जो उसको पाले पोसे और बड़ा करे, उसी को तो पोषक कहेंगे। तो जब हम किसी चीज़ को काट छांट करने लगे, वो जिस रूप में है उस रूप में हम स्वीकार न करें, तो क्या वो फल फूल पाएगा? वो चीज़, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे कोई पेड़ पौधा हो, अगर हम उसे मतलब इनकार करने लगे कि इसमें से ये चीज़ को हटा दो, ये चीज़ को हटा दो, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, इसमें से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो फल फूल नहीं पाएगा। ना तो व्यक्ति की कोई पर्सनालिटी उभर के आने वाली है, ना तो उस पेड़ पौधे की, और ना ही किसी विचार की। तो ये जो है सभ्यताओं के पोषक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस की मात्रा ज़्यादा होती है, स्वीकार करने की क्षमता होती है। गतिशीलता भी होती है ना, और गतिशीलता का भी कारण यही है।
ठीक। और यही सारी इसकी विशेषताएं हैं कि ये सभ्यता का पोषक बनता है। आर्थिक विषमता, लास्ट विशेषता है आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता, तो आर्थिक विषमता में क्या आता है, यही जो मैं आपको इसके पहले बताई कि लोग जो है आर्थिक रूप से काफ़ी अलग अलग कैटेगरी में पाए जाते हैं। कुछ लोग बहुत धनी होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, कुछ लोग लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास में आते हैं, कुछ लोग अपर मिडिल क्लास में आते हैं और कुछ तो बहुत ही धनी होते हैं। तो ये सारी विषमताएं कहाँ पाई जाती हैं? शहर में पाई जाती हैं। ऐसा गांव में नहीं होता है। गांव में बस यही होता है, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है तो ज़्यादा फसल उपजा लेगा और वो ज़्यादा बेच देगा और उसके पास अन्यों की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में धन आ जाएगा। लेकिन उसके पास बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो अपने को एकदम हाई फाई बना ले और बाकी सब नीचे ही रह गए। लेकिन शहर में क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप किसी एक आप सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं होते हैं, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के लिए काम करते हैं और आपको हर जगह से पैसा आता है। तो जब हर जगह से पैसा आएगा तो हमारी ग्रोथ तो बहुत फास्ट होगी ना। तो जो उन सारे क्षेत्र पे काम कर लिया वो अपने को इतना मैनेज करके चल रहा है कि वो जो है सोर्स ऑफ इनकम पे भी काम कर ले रहा है, अपनी पर्सनालिटी पे भी काम कर ले रहा है, वो विशेषज्ञ भी बना हुआ है कुछ फील्ड में। तो ऐसे ही लोग जो है अपर क्लास में चले जाते हैं। लेकिन जो लोग इन सब चीज़ों पे उतनी सिंसियरली तरीके से काम नहीं करते हैं तो वो मिडिल में रह जाते हैं। और जो लोग सिर्फ इसीलिए कमाते हैं कि पेट भर जाए तो निम्न वर्ग में रहते हैं। देखिए कहीं कहीं पे ऐसा, जैसे कि किसी का स्टेटमेंट है गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीब रहना चाहता है, तो ये कभी कभी क्लियरली दिखाई भी देता है। क्योंकि जैसे ही उन लोगों को लगता है कि नहीं आज का 200 रुपए का काम हो गया, उन्हें लग रहा है कि नहीं पेट भर तो आज खा ही लेंगे और पीने को भी हो जाएगा, बस वो तुरंत अपना जो है तुरंत रिक्शा रोके और चले गए, ठेले पे कुछ बेच रहे हैं उसको बंद करे और चले गए क्योंकि आज का हो गया। तो वो गरीब रहना चाह रहे हैं तभी तो ऐसा कर रहे हैं। तो ये सारी विषमताएं जो है हमको ये सारी भिन्न भिन्न प्रकार की सोच कि कोई धनी बनना चाह रहा है, कोई गरीब ही रहना चाह रहा है, तो कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई दूसरे की टांग खींच रहा है। तो ये सारी विभिन्न भिन्नताएं हमें शहर में उभर के सामने आती हुई दिखाई देती हैं। तो ये शहर की विशेषता है। और आज हम लोग जो है कस्बा को भी जान लिए और नगरीय समुदाय को भी समझ लिए, उसकी विशेषता को भी समझ लिए। और नगरीय समुदाय की विशेषता से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। विशेषता को मैंने आप लोग को डिटेल में बताया है, यहाँ से आप लोग को कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो अब हम लोग 3 चीज़ों को समझ लिए, ठीक। हम लोग ग्रामीण समुदाय समझ लिए, हम लोग कस्बा समझ लिए, हम लोग नगरीय समुदाय समझ लिए। अब बाकी क्या रह गया है, तो अब हम लोग को क्षेत्र को जानना है, ठीक। और शहर और ग्रामीण समुदाय में अंतर, ये चीज़ 2 चीज़ जब हम देख लेंगे तो हम लोग का समुदाय चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कल जो मैं लेक्चर लूँगी आप लोग के, तो उसमें मैं क्या बताऊंगी कि ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में अंतर बता दूंगी, और फिर मैं प्रदेश या क्षेत्र जो भी कहिए उसको मैं बता दूंगी कि ये है क्या। लेकिन उसको उतना ही छोटा बताऊंगी जैसे कि मैंने कस्बा को समझाया है, उसको भी बहुत डिटेल नहीं जानेंगे। उसके बाद से मैं उसी दिन समिति चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो ठीक है क्लास, बस आज इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू।